जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जैक की तरफ से जो जारी किया गया है मॉडल सेट 1, आज हम लोग इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि यदि इसका आंसर दिया हुआ है, यानी इसका आंसर यदि हम लोग का ए बी में अगर कोई ऑप्शन होता है तो क्यों, काहे और कैसे होता है। तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलना है। क्यों ऐसा, क्यों हम लोग को समझते चलना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम लोग बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव पढ़ें, लेकिन क्या होता है जब वक्त होता है तो हम लोग भूल जाते हैं। और इसका आप लोग सिर्फ अगर कारण ढूंढेंगे तो सिर्फ एक ही कारण देखने को मिलेगा, और वो कारण क्या है कि हम लोग इसको बेसिक या फिर कुछ क्लू को नहीं पकड़ के रखे हैं। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ को नहीं समझे, बस जाने कि इसका ये होता है, थोड़ा सा भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि क्यों का है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें जैसे ईस्वी, ये सबको भी, ईस्वी को भी जो है बहुत लोग एक तरीके से याद कर लेते हैं, तो वो क्या है कि याद रहता है हमेशा। लेकिन छोड़िए, इसको तो आप याद करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ जो थ्योरेटिकल चीज़ है उसको आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई डाउट क्रिएट ना हो और ये याद रहे एग्ज़ाम के समय। तो मेरा दावा है कि मैं जिस तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूँगा वो आपको हमेशा याद ही रहेगा। मेरा ये अपना कोशिश रहेगा और दावा है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को डिलीवर करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि वक्त लगे, लेकिन फिर भी हम लोग फास्ट ही चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम लोग टाइम को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है। और चलिए, मैथ का हमने अकाउंट्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिया हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे। और MCQ भी सॉल्यूशन यानी बता दिया हूँ, उसका भी मैंने बताया है, तो आप जाकर वहाँ से देख लेंगे। पहले स्टूडेंट्स कि आप इंस्ट्रक्शन को समझिएगा। इंस्ट्रक्शन हमको लगता है कि जो आपका दिया हुआ है अकाउंट्स में दिया हुआ है वही चीज़ यहाँ पर BST में भी दिया हुआ है। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन है याद रखिएगा, एग्ज़ाम 2023-24 के लिए, यानी जो बच्चे अभी 2024 में एग्ज़ाम लिखेंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ओके, तो मैं मोटा मोटी इंस्ट्रक्शन को बताता हूँ, क्योंकि सारा जो इंस्ट्रक्शन है अकाउंट्स का ही जैसा है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में क्या देखिए बता रहा है कि टोटल कुल संख्या जो है 52 होगा। 52 में से 1 से लेकर 30 तक जो है वो MCQ क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, जो सही है उसका आपको देना है और साथ में उसका नाम भी प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए, और फिर 31 से लेकर 38 तक क्वेश्चन होगा, जो अति लघु उत्तरणीय प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, ये चीज़ को आप देखेंगे तो क्या बताया हुआ है। ठीक है, अति लघु उत्तरणीय प्रश्न है, तो इसमें चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम को ना खत्म करते हुए, क्योंकि सभी बच्चे लोग अधिकतर जान चुके होंगे कि आखिर इसमें क्या पैटर्न है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ रहा है कि पहला जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, आपको मोटा मोटी हम सारा चीज़ बता देते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 8 में से आपको 6 बनाना है। ठीक है, जो कि 2 नंबर का होगा। ठीक है, आपको हम लिख कर यहाँ बताते हैं। वेरी शॉर्ट में कितना क्वेश्चन बनाना है? 2, जहाँ से आपको 2 नंबर का होगा, 6 क्वेश्चन बनाना है, तो 12 नंबर हो गया। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कितना इसमें बनाना है? 6, यानी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो कि 18 नंबर का हो जाएगा, 6 3 का 18। फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, वहाँ पर आपको जो है टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 में से बनाना है 4 बनाना है, तो कितना नंबर का? 5 है, 5 चौक 20, यानी टोटल जो देखा जाए तो 50 नंबर का हो गया, और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव 80 नंबर हो गया। तो ये इसका पूरा इंस्ट्रक्शन, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम को ना ख़त्म करते हुए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको हम कह दूं कि आप लोग एक बार पढ़िए, ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करना। ये नहीं कि बस एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहे, यहाँ पढ़ें फिर आप जाकर दूसरे चैनल पर पढ़ें, फिर अगला चैनल पर पढ़ें। एक ही चीज़ को बार बार आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि टाइम को बर्बाद नहीं करना। आपके पास अभी समय वक्त कम बचा हुआ है, और ये कम समय में आप लोग को ज़्यादा पढ़ना है। तो जो भी देखिए, कहीं पर देखिए, एक वीडियो देखिए
और एक वीडियो से ही पूरे तरीक़ा से समझने की कोशिश करिए कि मैं फिर इस चीज़ को ना देखूं। देखना ही है तो आप देखिए ना, बहुत सारा और भी ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है। अभी मैंने बीएसटी का ही चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन बैंक जैक की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया चैप्टर वाइज, उसका मैंने एमसीक्यू दिया हूँ। तो आप देखिए दूसरा चीज़ को देखिए। अच्छा, एग्ज़ाम टारगेट है, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। मॉडल सेट जारी किया, मॉडल सेट तो हो ही गया, प्रीवियस ईयर का देखिए। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चे। आप लोग बहुत ही एक क्या कहते हैं ना कि बहुत ही आप मतलब कॉन्सेप्ट से क्या बोलते हैं, गाइड से चलिए, ना कि कोई टारगेट से अगर आप नहीं चलेंगे, मैनेजमेंट से नहीं अपने आप को रखेंगे और चलेंगे, तो हमको नहीं लगता कि अच्छा खासा अंक आएगा। यदि आपको 95 से भी अच्छे अंक लाना है, 95 से भी प्लस अंक लाना है, ठीक है, तो आपको जो है कि आपको तरीक़ा से चलना पड़ेगा, कोई स्ट्रेटेजी तैयार करना होगा, ठीक है। आप टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल पर ज़्यादा आपको नहीं करना है। एक फिर से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एक वीडियो किसी का भी देखिए, जो बढ़िया आपको लगता है उसको पढ़िए, एक बार पढ़ के उसको ख़त्म करिए, ठीक है। ये ना कि एक ही चीज़ को बार बार हम देखते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो कहता है, पहला जो क्वेश्चन है, अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड, ठीक है। तो कहता है सूक्ष्म नाम होना चाहिए, यानी शॉर्ट नेम, स्मरणीय यानी मेमोरेबल, ठीक है। स्मरणीय का क्या होता है? स्मरणीय का मतलब होता है कि जिसको आप, जो आपको बता रहे हैं, या जो ऐसा वर्ड है जिसको लोग अच्छे प्रकार से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, याद करने के लायक हो सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। आकर्षक का मतलब ऐसा लोगो ऐसा होना चाहिए जिसे अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे सारा जो ठीक है, एक अच्छे ब्रांड की कैरेक्टर है, या फिर सूक्ष्म नाम होना चाहिए, जैसे कि हमारा एकेडमी का नाम है ऋषि। तो मैं मेरे आधार से आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि इसमें ये मेरा सेट करता है कि नहीं ब्रांड में। जैसे सूक्ष्म नाम होना चाहिए, तो मैंने ऋषि जो है सूक्ष्म ही नाम है, ठीक है। बाकी स्मरणीय का मतलब हुआ कि इसको आप बहुत मतलब ज़्यादा दिनों तक इसको याद रख सकते। कोई ऐसा वर्ड होता है बच्चों, जैसे जियो, देखिए जियो एक बच्चा भी इसको पढ़ सकता है आराम से, है ना, और अट्रैक्टिव लगता भी है देखने में, और बहुत मतलब कोई भी बच्चा इसको याद रख सकता है, ठीक है, दिमाग में रख सकता है, ये नहीं कि भूल गया। कुछ ऐसे नाम होते जिसको आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे मार्केट में है कि आप उसको पढ़ें तो, लेकिन अब पता चला कि घर जाते जाते और आप इसको भूल गए। तो कुछ ऐसे नाम होते हैं, तो वो यहाँ पर कह रहा है। तो एक अच्छे ब्रांड का ये पहचान होता है कि सूक्ष्म नाम होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, जिसको हम याद रख सकते हैं, याद रहता हो, आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव लोगो होना चाहिए, ठीक है, ये सभी। अब लोगों की बात रहा तो मेरा चैनल को आप देखेंगे कि मैंने जो अभी ऐप्स बना रहा हूँ, क्लास प्लस का ऐप जो बना रहा हूँ, अब उसी को लोगो मैंने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आकर्षक है कि नहीं, अट्रैक्टिव है कि नहीं, इसका कमेंट आप लोग को करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और तरीका लेकर चलूँगा, क्यों देखिए आप लोग अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा इसका जवाब जो है आप लोग फटाफट देते जाएंगे। कमेंट बॉक्स को खोलकर आप रखेंगे, और कमेंट बॉक्स में क्या करना है कि फटाफट जवाब देना है। जैसे मैं क्वेश्चन जैसे पूछा, मतलब आपको कहे ना कि एक बार पढ़िए, चाहे 30 मिनट का टाइम हो या 40 मिनट का वक्त लगता है। मैं यहाँ पर कुछ गाइड भी करूँगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि एक बार आप पढ़िए और इसको दोबारा देखने की ज़रूरत ना हो। आप इस प्रकार से इसको स्टडी करना है, ठीक है। कुछ अलग तरीका आपको तैयार करना होगा, भीड़ में नहीं चलना होगा, है ना। अगर आपको अलग पहचान बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं जो है अलग तरीके से अलग स्ट्रेटेजी तैयार करना होगा। और अब सभी की तरह अगर आप काम करेंगे तो आप एवरेज स्टूडेंट भी बने रहेंगे, एवरेज में ही आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से ना चलें। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। आर्ट है या फिर साइंस है, या आर्ट एंड साइंस दोनों है। तो इसका जाइए ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्ट एंड साइंस, ये दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा प्रशिक्षण की विधियां है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर।
कार्य बदली प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण या प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, या ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो ये बच्चे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि प्रशिक्षण जो है हर एक तरीके से दिया जाता है। जितना भी मेथड दिया हुआ है ये तीनों मेथड से एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए क्या बता रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल है, अब इसको समझेंगे। भारापण का प्रभावशाली होने के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। कहना फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज़ एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्वोपेंड विथ नेसेसरी। मतलब कहता है कि यदि भारापण का जो डेलीगेशन है यदि किसी को आप देते हैं तो वो इफेक्टिव कब बनेगा। बस यहाँ पर यही समझना है कि अगर किसी को भारापण देते हैं तो इफेक्टिव कब बनेगा, जब आप उसको राइट दीजिएगा, अधिकार। ठीक है, जब उसको क्या देंगे आप, राइट दीजिएगा, अधिकार दीजिएगा। ऐसे भी कहा गया है कि जैसे किसी व्यक्ति को आप उत्तरदायित्व देंगे वो उसके पीछे, यानी कि किसी व्यक्ति को अधिकार जैसे देंगे वैसे ही उत्तरदायित्व चला जाता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। उत्तरदायित्व कब होगा इफेक्टिवल, तो अधिकार दीजिएगा तब। उत्तरदायित्व आप दे दिए बच्चे, लेकिन अगर अधिकार नहीं दिए तो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे मैं आपको काम करने के लिए कह दिया, उत्तरदायित्व बता दिया कि ये अब करना है, लेकिन राइट अगर कोई चीज़ का मैं नहीं दूंगा कि आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। खाली बता दिया कि आप ये काम करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन आप नहीं ले सकते, तो फिर वो जो है इफेक्टिव नहीं बनता है। तो यहाँ पर कहने का जो सेंस व्यू है वही चीज़ है। तो क्या होगा, अथॉरिटी हो जाएगा। चलिए आप लोग को क्या इस पर सजेशन है, आप लोग कमेंट करेंगे कि मैंने जो भी बताया वो क्या आप लोग को कहना है। प्रबंध का सार क्या है, देखिए कोऑर्डिनेशन। प्रबंध का सार जो है कोऑर्डिनेशन, मैं पहले बता दिया कोऑर्डिनेशन, बट आप लोग को जाना है और कमेंट में ये चीज़ बताना ज़रूर है कि आखिर कोऑर्डिनेशन सर ऑर्गेनाइजिंग क्यों नहीं है, स्टाफिंग क्यों, क्या स्टाफ। देखिए मैनेजमेंट का जो स्टेप जो है आप कह सकते हैं, मैनेजमेंट का जो पार्ट है जहाँ पर आता है प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग भी आता है, कोऑर्डिनेशन। लेकिन कोऑर्डिनेशन को क्यों रखा गया है इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आपका ज़्यादा याद रहेगा। कोऑर्डिनेशन देखिए एक तरह से सार का मतलब आप समझते हैं, सार मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी जैसे हम लोग का शरीर का अगर इम्पोर्टेंट पार्ट बोला जाए तो जैसे रीढ़ का हड्डी हो गया। ठीक है, और अगर उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें तो देखिए अगर हम लोग का शरीर है, यदि शरीर में अगर हड्डी अगर जो है अगर नहीं रहता है तो सारा जो शरीर है वो बैठ जाएगा। अब बात को समझ रहे हैं। तो जितना ही इम्पोर्टेंट, मतलब जितना एक शरीर के लिए इम्पोर्टेंट रीढ़ का हड्डी है उतना ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन है। कि अगर कोऑर्डिनेशन समन्वय नहीं रहेगा, भाईचारा का नाता नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रबंध का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो कहा गया है वो कोऑर्डिनेशन को कहा गया है। अब चलते नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कर प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज, तो पहला है टू डिटरमाइन एम मैक्सिमम प्रोडक्शन, यह भी होगा, या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो देखिए आप लोग जाइए और ऑप्शन में बताइए टिक करके कौन होगा। देखिए लग तो रहा है, देखिए ये क्या आप नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। पहला क्या, बिल्कुल ये होगा, क्यों नहीं होगा, टू डिटरमाइन एम यानी लक्ष्य निर्धारित करना। क्या प्रबंध का ऑब्जेक्ट नहीं होता है लक्ष्य निर्धारित करना, होता है। अधिकतम उत्पादन, ये भी होता है एम, लेकिन इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव क्या, मेन जो अगर बात बोल दीजिए तो ये हो जाता है क्या, कि देखिए सबसे बड़ा बात है न्यूनतम लागत पर अधिकतम, ये सबसे बड़ी बात है। उसमें से सबसे बड़ी जो बात है कि मैन अगर कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन का मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है, तो उसका मेन जो पर्पस एक तरह से है कि वो कम लागत पर अधिकतम मैन्युफैक्चर करना। प्रोडक्शन जो है ये तो ठीक है प्रोडक्शन करना, लेकिन मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट इसलिए किया जा रहा है कि हमारा खर्च कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, और इसका तो आप जो लोग जवाब देंगे फटाफट जाइए और कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत हैं कितना। ठीक है,
तो इसका जवाब जो है आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, या फिर बता दिया जाए। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। पहले आप लोग को जवाब देना है, उसके बाद मैं बताऊँगा। जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए पहले, है ना। कुछ सेकंड का टाइम देते हैं और बात ही कर रहे हैं तो कुछ सेकंड हो ही गया। और आप लोग जाइए और चलिए, आप लोग का कमेंट अब हो चुका होगा, इतना वक्त नहीं लगेगा। तो कौन हो जाएगा? हेनरी फ्योल का सिद्धांत जो है सी नंबर यानी 14। कितना सिद्धांत है हेनरी फ्योल का? तो 14 सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अब नंबर चलते हैं 8 नंबर। क्या है 8 में? मेन नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग कौन है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन या ऑल ऑफ दिस। तो चलिए आप जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका भी आप लोग को जवाब देना है। वैसे आप लोग को जवाब पता होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। लिबरलाइजेशन, LPG इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये आया है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये दिस स्टेटमेंट जो है, यह स्टेटमेंट जो है किसका है? तो न्यूमैन का है, या हर्ले का है, या एलन का है, या फिर टेरी का है? तो आप लोग को जाना है और बताना है। तो बताइए इसका कौन सा जवाब आप लोग के ऊपर, इसका हम छोड़ते हैं, इसका आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं बच्चों। जाइए और इसका आप लोग बताइए कि कौन होगा इसका। जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब कौन होगा कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो चलिए आप लोग का कमेंट हो गया होगा। अब हम बताता हूँ, एलन होगा, ठीक है। क्या होगा? एलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? इसका भी आप लोग को जाकर जवाब देना है। ड्रकर का है, या टेरी का है, या एलन का है, या फिर ब्रेच का है? तो जाइए इसका जवाब आप लोग को दीजिए, क्या होगा? फिर से आपको दे रहा हूँ। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यह यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर देता है, रोकने के साथ साथ उसको खत्म भी कर देती थी। यह कथन जो है किसका है, यह आप लोग को बताना है। जाइए तो देखिए बच्चों, इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ड्रकर, ये जो है ये हो जाएगा यहाँ पर। एक सेकंड बच्चों रुकिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है। 11 नंबर, मानसिक क्रांति मूलाधार है, ठीक है। यानी मेंटल रिवॉल्यूशन इज द इसेंस ऑफ, वैज्ञानिक प्रबंध का, संयोजन का, या विवेकीकरण का, या फिर लास्ट जो है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना है इसको, ये जो हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मानसिक जो क्रांति मूलाधार है, वो आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि जो मानसिक जो क्रांति है, मानसिक यानी मैंडली जो है वो किसका है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, ओके। जो मैंडली प्रोसेस का वर्क एक तरह से आप कर सकते हैं, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट का वर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आप जवाब दे सकते हैं बच्चों। चलो इसको मैं इसी साइड में रखता हूँ, ठीक है। क्या है? भारापर्ण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ
इसका भी देखिए अभी जवाब आप लोग को देना है। भारापण किया जा सकता है अधिकार का, ठीक है, उत्तरदायित्व का या जवाबदेही का या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, भारापण किया जा सकता है अथॉरिटी का। एक क्वेश्चन और इसी पर आया था बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि उसमें जो हम लोग यहाँ पर देखिए भारापण किया जा सकता है, मतलब किसी को डेलीगेट किया जा सकता है तो अथॉरिटी का ही किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वो भी हम लोग का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था और उसका हम लोग काम कर लिए थे। कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13। प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। ठीक है, तो कहता है स्वयं काम करने की, डूइंग वर्क हिमसेल्फ, ऐसा नहीं है, ये पुराने ज़माना का था मैनेजमेंट का वर्क कला। दूसरे से काम लेने की, टेकिंग वर्क फ्रॉम, ये भी नहीं होगा। स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों, तो ये जो है ये होगा। ठीक है, करने की और दूसरे से काम, मतलब खुद को भी काम करना है और खुद को भी काम करना है और काम करवाना भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो देखिए मानव संसाधन में ये हमको लगता है कि रिक्रूटमेंट भी है, लगता नहीं, यही होना चाहिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए इसके ऊपर अगर थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा कर लें कि ऐसा क्यों सर, तो आप अगर पढ़े होंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कर्मचारी यानी ह्यूमन मतलब व्यक्ति, व्यक्तियों से रिलेटेड क्या है। तो देखिए व्यक्ति को यानी रिक्रूटमेंट किया जाता है, एक एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्शन एक व्यक्ति को ही किया जाता है, ट्रेनिंग एक व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इशारा आता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही थ्योरी कहता है कि एक कर्मचारी को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको प्रबंध करना है, तो सबसे पहले उसको भर्ती करना है, रिक्रूटमेंट करेंगे, चयन करेंगे, उसमें से सिलेक्शन करेंगे और प्रशिक्षण देंगे। सारा जो है कहीं ना कहीं मानव से रिलेटेड है और मानव को मैनेजमेंट करने से रिलेटेड है। तो ये सारा बातें हैं। तो आपको लगता है कि आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि मैंने जो भी बताया वो मतलब शॉर्ट में समझाने का कोशिश करो। इससे चर्चा तो इसके ऊपर किया जाए तो बहुत ही चर्चा हो सकता है, बट मैंने शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में कैसे आपको समझाऊँ। ठीक है, क्योंकि समझना ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो मैं कहा ना कि फिर वही चीज़ होगा, आपको लास्ट में रटना होगा और एग्ज़ाम में देना होगा, लेकिन हो सकता है कन्फ्यूजन जाकर एग्ज़ाम में डाउट क्रिएट ना कर दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है, ठीक है, 15 अप्रैल 1986 को या फिर 15 अप्रैल 1987 को या 15 अप्रैल 1928, ये भी आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो बताइए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको कुछ सेकंड का टाइम हम देते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए। तो याद रखना है 15 अप्रैल 1987, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा इधर रख लें, ध्यान जो है मेरा इधर आ जाता है, इसका इधर। चलिए अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स। मतलब एक कर्मचारी को विकास यदि करना है, उसको विकास का मतलब होता है कि उसको माइंडली रूप से, ठीक है, उसको माइंडली रूप से किस प्रकार से ग्रोथ किया जा सकता है। तो देखिए प्रमोशन आप उसको देंगे, उसका विकास होगा, ट्रांसफ़र करेंगे एक जगह से दूसरे, ट्रेनिंग देंगे, सभी जो है कहीं ना कहीं उसका विकास है। ठीक है, एक पद से दूसरे पद कर रहे हैं, ट्रांसफ़र यहाँ से मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं, सारा उसका डेवलपिंग का है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, निर्देशन के तत्व हैं एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर। निर्देशन के तत्व है एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर परिवेक्षण, सुपरविजन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, नेतृत्व, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी निर्देशन के तत्व हैं। नेक्स्ट जो है, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया, ठीक है। मार्केट को कंट्रोल कौन करता है इंडिया में, भारत की बात करें तो इसके लिए कौन सा डिपार्ट बना हुआ है। पहला कहता है वित्त विभाग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है सेबी। तो याद रखना है, ये पहले आप लोग को कमेंट में जाकर कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा जवाब सही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी आप सभी से पूछा जा सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूरी बेल संदेश वाहन होता है। तो याद रखना इसके लिए कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं, इनफॉर्मल। ये क्या होता है, संदेश वाहन जैसे कम्युनिकेशन जैसे हम लोग कहते हैं, ये कम्युनिकेशन बातों से किया जा रहा है, एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, एक हाथ है। तो वही कह रहा है अंगूरी बेल जो संदेश वाहन होता है, तो क्या होता है, फॉर्मल नहीं होता है, ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छी योजना होती है, अ गुड प्लान इज, क्या होता है। तो देखिए गुड प्लान जो है ना कि फिक्स है, क्योंकि कोई भी प्लान जो है समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है वो परिवर्तन हो जाता है, चेंज होता है। तो अब ऐसा बनाना पड़ेगा आपको कि वो कभी भी उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्तन कर सकते हैं, वैसा ही प्लान जो है बेस्ट होता है, अच्छा होता है, ना कि आप एक बार जो बना दिए वो चल रहा है तो क्या होगा, वो गड़बड़ है, यानी वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार आपको भी बदलना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर फ्लेक्सिबल हो जाएगा बच्चों। एक्सपेंसिव तो ये होगा नहीं, खर्चीला तो अच्छा होगा नहीं, टाइम का कंज्यूम ये भी होगा नहीं, है ना, कठोर तो ये नहीं होगा जो भी बोल रहे थे कि एक बार जो बना दिए वही रहेगा ज़िंदगी भर। तो ये सारा प्रॉब्लम वाला है, यानी अच्छा नहीं है। लोचपूर्ण रखिए, समय के अनुसार चेंज कर दीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कर प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर समझ में आए तो चलिए पढ़ते हैं अगला, स्पष्ट होना यानी एक्सप्रेस, ठीक है, प्रभावी या स्पष्ट या फिर शालीन। तो देखिए प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। चलिए ये भी आप लोग के ऊपर हम छोड़ते हैं और इसका भी आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा है तो ये आप लोग को जवाब देना है और कुछ सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। चलिए बताइए, चलिए तो बताइए, क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है आप लोग को। कहता है क्वेश्चन में प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, मतलब एक जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। भाषा का अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो भाषा का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो स्पष्ट होना चाहिए या प्रभावी होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, अस्पष्ट याद रखना, ठीक है, अस्पष्ट होता है, ठीक है, अस्पष्ट होना चाहिए, जो भी है चीज़ें वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, एक व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इन अ बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड, ठीक है, कितना ज़रूरत है। व्यवसाय की स्थापना के समय यानी बिजनेस की स्थापना के समय, यानी एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के संचालन के समय, एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, या फिर वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर,
या निरंतर। तो देखिए बच्चों निरंतर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी ये सभी नहीं होंगे, कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। एक व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है तो लगातार होती है हमेशा। जैसे एग्जाम्पल समझ लो कि यदि आप प्लान या फिर कोई भी काम अगर एक बार आप करते हैं तो क्या वो इफ़ेक्टिव होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा। उसको आपको कंटिन्यू लगातार काम करना होगा, तभी वो अब इफ़ेक्टिव होगा और बेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, तो कंटिन्यू होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कहता है वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य है मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, मतलब वित्तीय प्रबंधन का मुख्य काम क्या है। तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। वित्तीय प्रबंधन का काम ही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड करना, कोषों को प्राप्त करना है, शुद्ध लाभ का आवंटन करना, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, लाना, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा यानी वित्तीय जो फाइनेंशियल कारोबार है उसका वर्क क्या होता है, यानी एक बैंक का आप कह सकते हैं बैंक का काम क्या होता है। तो बैंक का काम है लेन देन का प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, है ना, पैसा जुगाड़ करना, कहाँ से पैसा लाना है, वही हो गया ऑप्शन नंबर बी बता, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड है, और फिर उसे प्रॉफिट का हिस्सा को कस्टमरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सारा जो काम है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है, मतलब आप पैसा कहाँ से सबसे आसान और सस्ता ला सकते, तो कि भैया डिवेंचर तो आपके लिए आसान है नहीं, तो ये होगा नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी आसान है नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी आसान नहीं, तो ये वाला है अब प्रतिधारित आय, मतलब जो धरता है पैसा, ठीक है, वो धर दिया पैसा, मतलब आपके यहाँ दे दिया पैसा, एक तरह से समझिए दे दिया पैसा और आप इससे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन वो सभी में जो है बहुत टेंशन है माथा का, ठीक है। आप ऋण पत्र पैसा दिया, देना पड़ेगा एक समय के पश्चात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी वो जो है एक तरह से आसान नहीं है, वो सबको फंड लाना एक तरह से डिफ़िकल्टी है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से पैसा आप नहीं ला सकते, लेकिन ये वाला बहुत आसान है, एक तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेबी की स्थापना हुई थी, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि देखिए बच्चों यदि आप बीएसटी पढ़ते हैं तो इतना तो खैर आप लोग को छोटा मोटा चीज नॉलेज तो खैर होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को कमेंट इसलिए करने के लिए कहा जाता है ताकि आप लोग को भी अपने आप में भी एज्यूम हो और पता चले कि जैसे बाकी तो आप पढ़ रहे हैं, ये तो एग्ज़ाम का समय चल रहा है अभी, ठीक है, तो आप लोग को पता चले कि हम कितना जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो जाइए इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा होगा, 1988, 1990 या 1992 या 1994, कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर, ये आपको जाकर देना है, ठीक है। चलिए 1 से 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, हो गया 2 सेकंड, 3 सेकंड भी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, चलिए ख़त्म हो गया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 25 का सी 1992, याद रखना है 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलते नेक्स्ट, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार में करती है, यानी न्यू इशूड शेयर डील इन। देखिए ये भी आप लोग का बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 आपको हम ऑब्जेक्टिव इसका बनाएंगे और जवाब देंगे, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि नए शेयर कहाँ पर बेचा जाता है, कौन सा मार्केट में, तो सेकेंडरी मार्केट में, ऑप्शन नंबर 1 है सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी मार्केट, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए बच्चों मैं बताता हूँ, पहले आप सभी भी जाकर कमेंट कर सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट होगा, सेकेंडरी मार्केट होगा या दोनों होगा। देखिए जब कहता है कि जब नया शेयर को बेचा जाएगा, न्यू शेयर को बेचा जाएगा, तो प्राइमरी मार्केट में बेचा जाएगा।
ठीक है। जब पुराने शेयर को बेचा जाएगा तो सेकेंडरी मार्केट होगा। तो यहाँ पर न्यू शेयर को बेचा जा रहा है तो हो जाएगा प्राइमरी मार्केट हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर कहता कि नवीन नहीं पुराने निर्गमित अंशों का व्यवहार मतलब कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाता ए हो जाता, सेकेंडरी मार्केट होता, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ। तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो ब्रांड का है या फिर लेबलिंग का है या पैकेजिंग का है। तो याद रखना पैकेजिंग का सबसे बड़ा एरिया माना गया है ही रियल में भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है, जिला मंच है, राज्य आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है या फिर इनमें से सभी, यानी डिस्ट्रिक्ट मंच है या स्टेट कमीशन है या नेशनल कमीशन है या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है बच्चों अपने रियल लाइफ में, किसी भी तरह का आपको कोई ठगता है, ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मंच में भी जाकर वहाँ पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि वहाँ नहीं सुना जाएगा तो स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं, और यदि वहाँ पर नहीं सुना जाएगा तो नेशनल कमीशन के पास आप अपना सुनवाई करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते 29, नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, रिजल्ट से है, फंक्शन से है या इफर्ट से, नॉन ऑफ दिस। तो बताइए नियंत्रण संबंधित किससे है, तो याद रखना रिजल्ट से हो जाएगा, ठीक है। 29 का ए हो जाएगा। रिजल्ट, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर चर्चा कर ले हम लोग। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब होता है रिजल्ट, कि अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट से जुड़ा हुआ नियंत्रण है। कोई भी व्यक्ति अगर नियंत्रण कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, है ना, इसलिए वो कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल किससे जुड़ा हुआ है, रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। चलिए इतना ही अभी, और बातें इस पर चर्चा तो बहुत सारा हो सकता है क्लास में, बट हम लोग सिर्फ यहाँ बेसिक कुछ बोले ना, कि कुछ ऐसे थोड़ा सा भी क्लू को पकड़ लीजिए, थोड़ा सा भी कुछ सेंस को उसका जोड़ दीजिए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो वहाँ पर कोई डाउट ना क्रिएट करे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि कोई क्वेश्चन आता है डाउट क्रिएट करता है, तो क्या है ना कि जब थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे ना, तो हमें जहाँ तक लगता है कि फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, और आप उसको बहुत ही अच्छे प्रकार से आंसर दे सकते हैं। नेता में होती है, क्या होती है, बुद्धिमत्ता होती है ना, दूरदर्शिता होती है, आत्मविश्वास। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग टोटल जो है 30 सॉल्व किए, और बाकी भी जो क्वेश्चन है उसका भी आप लोग को दिया जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, ये सब के भी जवाब आप लोग को दिया जाएगा बच्चों। बट क्या है कि इसका जो है आप लोग को PDF भी दिया जा सकता है, ठीक है। या फिर यदि आप हजारीबाग में नज़दीकी में है तो यहाँ से हम ऋषि कॉमर्स एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जवाब दे दिया जाएगा, है ना, आपको सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इस चैनल पर भी जो है आंसर दे दिया जाएगा, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, धीरे धीरे सारा चीज़ का जो है आंसर दिया जाएगा और समझाया जाएगा। आप तो जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर बहुत ऐसे बच्चे जो है फ्री क्लास पढ़ ले रहे हैं। जब भी जैसा कि क्रैश क्लास में चला रहा हूँ, क्रैश क्लास में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल का बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लाभ ले सकते हैं। अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को इस चैनल के माध्यम से उनको बेनिफिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे, क्योंकि जब भी आपका जैक या फिर जो भी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके लिए जॉब, किसी भी तरह का अगर इम्पॉर्टेंट जानकारी होगी तो इस चैनल पर दी जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चैनल आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है। आप चैनल को सब्सक्राइब ही सिर्फ नहीं रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप इसको मिस नहीं कर पाएँ। मिस को नहीं करना है, ठीक है, मिस तो करना ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं चैनल दूंगा इस चैनल पे तो आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा,
ठीक है। अभी तो पूरा कंटिन्यू सेट जाएगा, ठीक है। अभी सेट पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।